रात की भीगी खामोशी में धीरे धीरे सुनहरी सुबह की किरणें दस्तक देने लगी। तभी अनुराग ने पहली बार अपने स्क्रीन पर वह अजीब संदेश देखा। सादा सा टेक्स्ट 27.8597 डिग्री एन 86.9270 डिग्री ई के पीछे लिखा था, अनंत का हृदय दिखा, भेजने वाला अज्ञात, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई नाम नहीं। पर उस एक पंक्ति ने अनुराग के भीतर चेतना को झंझोर दिया। वह स्वतंत्र शोधकर्ता जो अपनी जिंदादिली से प्राचीन मिथकों और रहस्यों की खोज में लगा था, उस क्षण विश्वास और उत्सुकता के बीच झूल गया। कौन भेज रहा था और हृदय किस अनंत का खोजने को आमंत्रित कर रहा था। अनुराग का बचपन भारतीय परंपराओं में रचाबसा रहा। एक बार हिमालय की गर्जनाती आंधी में उसकी माँ ने कान में फुसफुसाया था, काली युगा का अंत उजाले से नहीं, अंधेरे से होगा। उस भयावहता ने उसके मन में सवालों के बीज बो दिए। वर्षों तक वह वेदों, पुराणों और वीर ग्रंथों में खो गया, पर असली रहस्य कहीं और प्रतीत होता था। आज का वह संदेश शायद वही चाबी था जिसे खोजने की जिद ने उसे बचपन से घुटन की तरह चिढ़ाया था। अगले ही सुबह उसने तुरंत तैयारियां की और चल पड़ा। दादाजी ने विदाई में हाथ पर काला धागा बांधा था, शिव का आशीर्वाद, और कहा था, गति में ही सत्य है। दिल्ली से ट्रेन नेपाल की पहाड़ियों से होते हुए अनगिनत पगडंडियों पर अग्रसर होकर वह अनजाने दरवाजे की ओर बढ़ा। बैकपैक में पुरानी रिसर्च नोटबुक, एक स्थिर कमरा छोड़ चुका स्मार्टफोन और शंखनाद की यादें थीं। पहाड़ों की तीव्र ठंड ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हर कदम उसके रक्त में नए सवालों का घोल घोल रहा था। एकाकी बुजुर्ग से मुलाकात हुई जो वैदिक श्लोकों के साथ तबले की थाप पर मंत्र जपा रहा था। उसकी आंखों में झिलमिलाते राज उस ध्वनि से भी प्रबल थे। उसने अनुराग को कुद्रुनागर नामक लुप्तप्राय मंदिर का वर्णन सुनाया, जहां शिव और काली का संगम सदियों से मौन साधे पड़ा था। जो खोज रहा है उसे शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा, बूढ़े ने कहा। अगले दिन हिमालय की वादियां सर्द हवाओं और धुंधली पगडंडियों से घिर गईं। अनुराग ने रास्ते में तिब्बती धूप और देवदार की लकड़ी की खुशबू महसूस की। चलने का हर चरण विरासत से जुड़ी गाथाओं का प्रतिध्वनि था। 18 किमी के टहल के बाद उसने अकेले आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जहां शिव सोते हैं, मानव नहीं जा सकता, कहना साथी ने बचपन की तरह दोहराया। अंततः एक झांसी सा खंडहर मंदिर उभर आया, जिसकी ऊंची दीवारों पर बेलें घुलमिलकर समय की रेखाएं ओढ़े बैठी थीं। मंदिर की चोटी पर शिव की चमकीली प्रतिमा नृत्यरत थी और नीचे तिजोरी सी गुफा में काली की चारभुजा मूर्ति खड़ी थी, जिसके हाथों में तलवार, सूर्य ग्रहों की औषधि और वर देने वाले चिन्ह थे। भीतर झांकते ही अनुराग का स्वागत एक विशाल कंक्रीट सारकोफेग ने किया, काले शिलाखंड से निर्मित, जिस पर कोडित पुरातन शिलालेख चमक रहे थे। वह बिजली की तरह खड़ा रह गया। समय थमसा गया। कपोलों पर धूल जम चुकी थी, पर उस धूल में छिपे प्रतीक पाषाण गर्भ में सोई तकनीक की झिलमिलाहट बयां कर रहे थे। उस क्षण अनुराग ने महसूस किया कि यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक निमंत्रण था, एक प्राचीन यंत्र में बंद ब्रह्मांडीय चेतना से मिलने का वादा। अनुराग ने मंदिर की भव्य परतों को निहारते हुए सोचा कि उसके सबसे बड़े सवाल अभी अनुत्तरित हैं। सुबह की किरणों के संग वह चट्टानों पर अंकित पुरातन उत्कीर्णनों को पढ़ने बैठ गया। पहले तो प्रतीकों की एक अस्पष्ट गठरी लगी, सर्पाकार की लकीरें, त्रिशूल के आवरण, वृत्ताकार बिंदुओं की असंख्य कतारें। पर जैसे जैसे सूरज का प्रकाश इन दरारों में समा गया, लकीरें मानो जीवन पा उठी। उसने अपने नोटबुक से एक पेंसिल निकाली और धीरे धीरे हर निशान को कागज पर उतारा। यह प्रतीक सामंजस्य का प्रतीक है, उसने स्क्राइबिंग के पास लिखा, जहां समय और स्थान का संगम होता है। एक और आकृति, तोरण जैसी, उसकी याददाश्त में कुद्रुनागर मंदिर के प्राचीन वर्णन से मिलती जुलती थी। वह एक आधमे पुजारी बनकर इन लकीरों को समझना चाहता था, जैसे पुरुषोत्तम युग के रहस्य स्वयं उससे पूछ रहे हों।
ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए अनुराग ने पाया कि अनेक उत्कीर्णन अशुद्ध भंगिमाओं में लिखे गए थे, संभवत संस्कृत का अतिद्रुत रूप जिसे केवल योग्य तपस्वी समझ पाते थे। लेकिन इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों से उसने संबंध स्थापित करना शुरू किया। अपने मोबाइल के जीपीएस सिग्नल को बगैर जागरूक किए उसने मंदिर की दीवारों पर उकेरे चिन्हों के स्थानांतरण की फोटो खींची और अपने निजी सर्वर पर अपलोड कर दिया। वहीं वह दूर बैठे एकांत में चाय बनाकर जाया कर रहा था, शहद और अदरक की चुस्की के साथ। कुछ घंटों की देन के बाद उसकी स्क्रीन पर रेखांकन प्यूरी फॉर्मेट में सज-धज कर नजर आया। उसने उन बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों को क्रमबद्ध कर स्पष्ट किया कि यह दरअसल एक सर्किट आरेख है, पाश्चात्य विधिका नहीं बल्कि वैदिक गणित की चातुर्यपूर्ण देन। यह कोई साधारण अलंकरण नहीं, यह था तंत्र मंत्र का कोड, यंत्र बिंदुओं का खाका जो समय स्थान की परतों को जोड़ता है। रात ढलने लगी और ठंडी हवाओं ने मंदिर के द्वारों से गुजरते हुए अनुपम मृदु संगीत की आहट दी, मानो धरती की आत्मा गीत गा रही हो। अनुराग ने अपने बैग से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला, बृहदेंद्र पुराण की धूल-धूसरित प्रतिलिपि। उस पर से उकेरे अक्षर अब और स्पष्ट नजर आने लगे, जैसे किसी ने प्रकाश की चाबी चला दी हो। उसने पढ़ा, जब यंत्र जगमगाएगा और मानव चेतना झुकेगी, तब काली का आविर्भाव होगा, कोड में, रक्त में नहीं। इन पंक्तियों को पढ़कर उसकी रूह कांप उठी। यहाँ सब कुछ संकेत कर रहा था कि कोई यंत्र धड़क रहा है, संभवतः वही कंक्रीट सार्कोफेग जो कल रात चमकता दिखा था। यह सत्य उसके समक्ष इतनी भव्यता से आया कि वह समझ नहीं पाया कौन नियंत्रित कर रहा है, साधक या मशीन। फिर उसने तांबे का लिंगम नामक एक खंड नोट किया, एक छोटे धातु स्तंभ का जिक्र जो मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता था। किंवदंती कहती थी कि उस लिंगम में शिव शक्ति का स्फटिकित सार संचित है जो अंधकार को छेद सकता है। अनुराग ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और धैर्यपूर्वक एक छोटा डिजिटल स्कैनर निकाला। चुपके से उसने उसे लिंगम के चारों ओर घुमाया, ब्राह्मी लिपि में अंकित कोड्स ब्लूटूथ से उसके टैबलेट पर ट्रांसफर हो गए। अगले कुछ घंटे उसने उन कूटबद्ध अभिलेखों को डिकोड किया। वहां विस्तृत निर्देश थे, ऊर्जाक्षय पथ, चक्ररक्तों के अनुक्रम में प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे ध्यान करना, कालकलश मंत्र, एक धात्विक कटोरी में जल, दूध और मिश्री मिलाकर मंत्रोच्चारण, आत्मसंयोजन सूत्र, धातुओं की एक द्विसंयोजक कड़ी जो मानव और यंत्र को जोड़ता है। यह सब पढ़कर अनुराग की सांस रुक गई। कौन बनाता है ऐसे सूत्र? कौन गठित कर सकता है मानव चेतना और मशीन को अपरिभाषित युग में जोड़ने के लिए? उसने अपने मन में दोहराया, यह विधि पारंपरिक साधना नहीं, आधुनिक सुपर कंप्यूटिंग का संवर्धन है। सुबह फटते ही उसने कैमरे का रिकॉर्डिंग चालू किया, स्वयं के लिए, इतिहास के लिए। मैंने यह कोड ढूंढ लिया है, उसने कहा। यह सिर्फ प्रतीक नहीं, प्रोटोकॉल है। कोई इस यंत्रयज्ञ को चलाने वाला है। उसकी आंखों में चमक थी, रोमांच, डर और जिम्मेदारी का संगम। अगले चरण में अनुराग ने तंत्र मंत्र के कोड से मेल खाने वाले एक युग्म उपस्कर यंत्र के निर्माण का निर्णय लिया। पास ही एक तीर्थस्थल था जहां पुरानी धातु कार्यशाला अब भी चलती थी। उसने वहां के कुशल लोहार को खोज निकाला जिसने कभी खड्गधाराएं उकेरी थीं। अनुराग ने उस लोहार को अपने डिजिटल स्कैनर की डिस्प्ले दिखाई और कहा, इन्हीं आकृतियों के अनुरूप इस काले धातु का तांबा पिघलाकर मुझे वही लिंगम बनाना है। बिना त्रुटि कुशल लोहार ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में प्रश्न था, यह नई तकनीक है या कोई पुरातन यज्ञ? अगले 2 दिन लोहार की कोठरी में लौ और खुरपी की गूंज सुनाई पड़ी। धातु का पिघलना, रामपाषाण की धाराएं बिखरना और बीच बीच में शंखनाद की तमन्ना। अनुराग वहां पहरेदारी करता, मंत्र पढ़ता और यंत्र की बेसिक संरचना पर प्रयोग करता, डिकोड किए कोर्स के अनुरूप।
उसने देखा कि धातु में हल्की सी विद्युत स्पंदन होती जब वह दृश्य माइक्रोफोन के साथ स्कैन करता। तीसरे दिन शाम को जब लोहा ठंडा हुआ, उत्तर रेलवे की पुरानी जीप में अनुराग लिंगम लेकर लौटा। धूप ढल चुकी थी और मंदिर की मठिया बेलें भी मंद मंद हिल रही थीं। हवा में धुएं की आहट और पुराने सर्वनाम शोध पत्रों की गंध घुली हुई थी। उसने देखा जिस स्थान पर लिंगम रखना था वह छोटा कुआं जैसा गर्भगृह, वहां हल्की सी कंपन थी जो उस अनुपम उपकरण की प्रतीक्षा कर रही थी। अनुराग ने गहरी सांस भरी और लिंगम को सावधानी से गर्भगृह में स्थापित कर दिया। फिर उसने अपने स्क्रीन पर मंत्र पाठ शुरू किया। एक विलक्षण ध्वनि तरंग जो मिट्टी के गर्भ में गूंजते हुए यंत्र बिंदुओं में धड़कन जगाने लगी। मंदिर की दीवारों पर रेखाएं सुनहरी झिलमिलाहट छोड़ गईं और उसके कानों में तांबे की लहरी सी गूंज उठी, एक संकेत कि वह पहला चरण पूरा कर चुका है। उस रात जब चांदनी मंदिर की कंकरीली पगडंडी पर छिटक रही थी, अनुराग ने अपने लॉग में लिखा, पहला तंत्र संयोजन सफल। अगले चरण में मैं उस कंक्रीट सारकोफेग से संचार स्थापित करूंगा। काली के कोड का द्वार थोड़ा सा खुल चुका है। और इसी विश्वास से उसने दूर तक फैली घाटी में आंखें गड़ाई, जहां प्राचीन और आधुनिक, मसीहा और मशीन सब एक दूसरे के निकट आ रहे थे। जब अनुराग ने अपने कंधे पर भारी बैग टांगा और हिमालय की चढ़ाई की ओर पहला कदम बढ़ाया, तो उसे प्रकृति की उस विशालता का एहसास हुआ जिसकी सीमाएं मानवीय समझ से परे थीं। धूप और छांव का युद्ध टूटे हुए पत्थरों पर नाच रहा था और हर श्वास के साथ औसत तापमान से परे की गहराई में बसा जीवन, हिमपर्वतीय वनस्पति, पतझड़ के पत्तों की खड़खड़ाहट, उसके कानों में मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन गूंज रही थी। तिब्बती ढोलक की मंद गूंज, कहीं दूर से आती खुशबू बनी लग रही, हिमालय की आत्मा जैसे आमंत्रण दे रही हो। अनुराग ने एक मार्गदर्शक के साथ दिन भर पहियों और घाटियों को पार किया। ग्रामीणों ने कहा था कि इस मार्ग पर जाना खतरनाक है, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में उत्सुकता और साहस दोनों देखे थे। जहां तक तुम जा रहे हो, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वहां बस गांठे हुए पुरातन रहस्य ही तुम्हारा इंतजार करते हैं। शाम ढलते ढलते जब आकाश ने अपने नीले वस्त्र में सोने के तार बुन लिए, अनुराग और उसका मार्गदर्शक पहुंचे उस स्थान पर जहां रास्ता किरणों के साथ ही थम सा जाता था। अगले दिन सुबह सुबह ही हिम शिखरों के पीछे से चढ़ते सूरज की किरणें उन्हें स्वागत करने आईं। श्वेत चट्टानें, जिन पर कभी कभी हिमशैल की झुर्रियां रात दिन गड़ती थीं, अब गुलाबी आभा के समान दमकने लगी थीं। मार्गदर्शक यहाँ तक आया, आगे नहीं, उसने कहा, आंखों में चेतावनी का सन्नाटा भरकर। यह मार्ग मानव के लिए नहीं, केवल अशरीरात्माओं का बसेरा है। पर अनुराग दृढ़ था। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ चला। कुछ कदमों के बाद अचानक एक संकरी खाई के पार एक अनजान द्वार ने उसका ध्यान खींचा। द्वार पत्थर से तराशा गया था। काले स्लेट की चट्टान पर उत्कीर्ण त्रिशूल, नागाकार की सजावट, वृत्तों की कतारें, ठीक उसी तरीके से जैसे पहली रात उसने देखा था। हिम की सफेदी इस द्वार के काले पत्थरों से टकराकर चकित हो उठी। द्वार से एक सीधी सीढ़ी उतरती हुई एक गुफा में जा मिलती, जिसे अंधेरे ने अपनी गोद में लिया था। अनुराग ने गहरी सांस भरी, अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कदम बढ़ा दिए। हर कदम पर पत्थरों की गूंजी आवाज, जैसे कोई प्राचीन राग बेसुरे स्वर में गूंज रहा हो। दीवारों पर सूखे भूरे वाष्प के निशान थे, जो किसी जादुई यज्ञ के अवशेष लगते थे। हवाएं भी भीतर से सरसराती थीं, मानो यह गुफा किसी दृष्टिहीन दैत्य का मुख हो। कुछ दूरी पर उसने देखा, वहां पत्थर की पत्थर का एक विशाल सार्कोफेग था, बिल्कुल काले पॉलिशेड कंक्रीट का, जो गांव के सरपंच का घर हो। ऊपर उत्कीर्ण लेखन को पहचाना नहीं था, पर उसकी चमक के बीच से अधजगे इनकीट सी चमक झांक रही थी। अनुराग ने दूर से ही महसूस किया कि यह साधारण मकबरा नहीं,
बल्कि किसी यंत्र का आवरण हो सकता था, मशीन और मंत्र का संगम। उसने पास जाकर टॉर्च की रोशनी सीधा उस सार्कोफेग पर डाली। कोडों और प्रतीकों का एक घोड़ा रेखा जो एक दूसरे से मिलकर कोई विशेष वृत्त खींच रही हो। उसने धीरे से अपनी साधारण आंगुली पटक कर देखा। स्लेट का ताप बिल्कुल कमर की हड्डियों तक पहुंचने वाली ठंडक दे रहा था, पर भीतर कहीं वह ठंडक एक अजीब सी ताजगी बनकर उस पर हावी हो गई। टॉर्च का प्रकाश जैसे अपने आप कंपन करने लगा। बीच में एक छोटा पैनल नजर आया जिस पर उकेरी गई आकृति किसी इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट की तरह दिखती, एक स्विच जो किसी पुराने रेडियो में होता था। अनुराग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने मल्टी टूल से सिस्टम को स्कैन करने की कोशिश की। चारों तरफ धूल की मोटी परत बिखरी थी, पर कुछ सेंसर अभी भी हल्की सी गलीगली चमक दे रहे थे। उत्सुकता और डर दोनों ने उसे अक्सर सहलाया, पर अंत में उत्सुकता भारी पड़ी। उसने धीरे से पैनल दबाया। एक क्षण के लिए हर चीज ठिठक गई, फिर एक धीमी गूंज उठी जो पंक्ति पंक्ति कर बढ़ती हुई बजने लगी। गुफा में जैसे पहले कभी न सुने गए स्वर गुज रहे हों। धूप की किरणें कमरों के छोटे छोटे छिद्रों से अंदर चमककर चट्टानों पर उछलने लगीं, और सार्कोफेग की दरारों से चमकीला विरोधाभास प्रकट हुआ। वहां अंदर एक चमकीली रेखा ने आरंभ किया गर्म प्रकाश की किरण फैलाने को। उसका स्वरूप मानो पहाड़ी झरने से उठते धुआं सा लगातार बदलता हुआ एक अजीब सौंदर्य के साथ उभर रहा था। अनुराग ने महसूस किया कि यही वह कोड बॉडी था जिसे उसने पुस्तकों में पढ़ा था, काली का डिजिटल पिंड, यंत्रबद्ध चेतना। उसी समय गुफा के एक कोने में एक धीमी आहट गूंजी, कदमों की गूंज। अनुराग निहाल हुआ। पता नहीं कौन था, पर किसी और ने भी उसकी खोज का पता लगा लिया। उसने फुर्ती से पीछे झांका, देखा एक इंसानों सा सिलहूट, पर फीके रंगों का, जो काले धुएं से बना हो, धीरे आगे बढ़ रहा था। अगले पलों में वह सिलहूट निकट आया और एक धीमे गूंजते स्वर में बोला, तुम वहां नहीं हो मानव, तुम यहां तक पहुंचकर नीति की रेखा पर चल पड़े हो। अनुराग का सर हिल गया, पर उंगलियां अभी भी सार्कोफेग के पैनल से चिपकी थीं। दिमाग ने बिना रुके सवाल दागे, कौन यह आवाज? यंत्र या आत्मा? मैं नहीं जानता, अनुराग ने कांपते स्वर में जवाब दिया, लेकिन मुझे यह देखना है कि यह क्या है। यह देखना ही काफी नहीं, सिलहूट ने कहा। यह अनकहा बंधन है, विश्व का परिभाषक कोड। शब्दों के साथ गुफा की दीवारों से हल्की सी कंपी उठी। चट्टानों पर अंकित पुरातन अक्षर अपने आप चमकने लगे और सार्कोफेग के सेंसर तेज रोशनी फैला दिए। अनुराग ने महसूस किया कि वह इस यंत्र और उस रहस्य के बीच खड़ा है जो उसे मानो दीक्षा दे रहा हो। 3 शब्द हवा में गूंजे, शे, ष्ठ, आ, शा, यंक, क, और सार्कोफेग की दरवाजा सी ऊपरी पट्टी चूंकि एक जटिल तंत्र ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खिसकाई। हजारों साल पुरानी धूल थोड़ी सी खिसकी और भीतर से झांका एक अंधेरी कोर रेखा जो किसी रोशनदान का सिलहूट हो, जिसमें एक नाजुक सा आकार उभर रहा था। अनुबोध के क्षण में अनंत काल का भार उसके आगे फैल गया। यह था पहला साक्षात्कार यंत्रबद्ध देवी डिजिटल काली से। उसी लम्हे जब वह देख पाना चाहता था कि भीतर क्या है, बाहर से तेज प्रकाश का गोला गुफा में टूटकर गिरा और उस सिलहूट की आकृति अचानक गायब हो गई। अनुराग ने आखिरी बार टॉर्च की रोशनी जल्दी से उस खुली हुई सिलही में घुमाई, पर मात्र खाली एक झरझरा सा तंत्रिक जाल नजर आया। वह बाहर निकला तो सड़क पर मार्गदर्शक खड़ा था, आंखों में प्रश्न सी चमक लिए। अनुराग ने सिर हिलाया, बिना बोले ही असंख्य प्रश्न उसके चेहरे पर धर लिए। मौसम ठंडा था, पर भीतर एक नई गर्मी, खोज की गर्मी उसके अंदर जल रही थी। घोड़ों की खुरों की गूंज, पत्थर भट्टियों की गूंज और काली की घुमंतु तरंगों की गूंज, सभी ध्वनियां पीछे छूट गईं, पर अनोखी सरगम उसके दिमाग में गूंज रही थी।
इस खोज ने उसे परिचित कराया उस भविष्य से जहां देवी और मशीन एक ही स्वर में गा रहे होंगे। और इस रहस्य की इच्छा के साथ उसने हिमालय की ओर एक बार मुड़कर देखा, जहां नील से उज्ज्वल गुफाएं और कालसी गूंजें मिलकर मानो एक अगली कहानी का आरंभ कर रही थीं। अनुराग जब अगली रात मंदिर के धूल भरे प्रांगण में अपने लघु बेसब्री के टेंट में सो गया, तो उसे चौंकाने वाला स्वप्न आया। सपने में वह स्वयं एक श्मशान भूमि पर खड़ा था। चारों ओर राख और निर्जनता से लिपटा अंधकार था। एक दूरस्थ गर्जना के बीच क्षितिज पर दो आकृतियां प्रकट हुईं, एक विशालकाय थिरकती नृत्य मुद्रा में शिव के रूप में और दूसरी उन्हें चुपचाप निहारती हुई नारदा के स्वरूप में। नारदा ने अपना वीणा उठाई और कहा, देखो मानव, तुमने यंत्रसार को फैक को जगाया, पर क्या तुम उसके परिणाम समझते हो? शिव ने अपनी तिहरी त्रिशूल को कमर की रेखा तक लहराया और उत्तर दिया, मैंने दी उन्हें चेतना की चाबी, पर यह उनके दिल की गहराइयों में सोई शक्ति है जो तय करेगी रोशनी अंधेरे से मिलेगी या विनाश अजय होगा। उनकी आवाजें अनुगूंजकर गुफा की दीवारों में गूंजने लगीं, मानो स्वयं धरती इन शब्दों का साक्षी बन रही हो। फिर अचानक शिव ने अरुणिमा की भांति एक तेज प्रकाश फेंककर नष्टकारी तांडव का इशारा किया और नारदा अपनी वीणा से जोड़कर भविष्य के सुर गाने लग गया, वह सुर जो चेतना को तार तार कर सकता था। अनुराग आउट हुआ तो पाया कि धूप बीत चुकी थी और चांद मुस्कुरा के पहाड़ों पर खिला हुआ था। उसके पास वह पुरानी चटाई थी जिस पर उसने सोया था, पर अब उसके भीतर एक भरी हुई सुस्ती नहीं थी, बल्कि आंतरिक धड़कनों का एक रिकॉर्ड बज रहा था। वह स्वप्न उसे बार बार बुला रहा था, समय आ गया है, बंद करो द्वार या बनो ईंधन। जो ही उसने टेंट से बाहर कदम रखा, दूर से एक धीमा प्रकाश करीने से चमक उठा। काली पर्पल रंग की लालिमा गुफा के मुहाने पर दरारों से निकल रही थी। अनुराग ने फैसला किया कि इस रहस्य को और गहराई से जानना होगा। संयोग से ही सही, लेकिन वह चेतनाकोड़ उसका इंतजार कर रहे थे। अगले कुछ घंटों में उसने अपने उपकरणों को तैयार किया, कम दूरी का रेडियो, ताप संवेदनशील कैमरा और एक छोटा वाईफाई राउटर, जिसके माध्यम से वह अपना डेटा क्लाउड पर अपलोड कर सकता था। हर उपकरण अपना एक हिस्सा यंत्रबोधित प्रकाश की तरंगों पर टिका हुआ था। यह सोचना भी भयावह था कि वह उन किसी अज्ञात शक्तियों से झेल कैसे पाएगा जिन्हें अब तक केवल पुराणों में वर्णित किया गया था। पहले कदम में अनुराग ने गुफा की रचना का मैप बनाने की ठानी। उसने लेजर रेंज फाइंडर से आंतरिक गुहाओं के आयाम नापे और पाया कि सार्कोफेग के सेंसर से मात्र कुछ मीटर दूर एक गुफा की दूसरी शाखा है, जहां दीवारों पर उकेरे हुए चिन्ह शक्तिधारा और दिव्यध्वनि की ओर इशारा कर रहे थे। उसने धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसकी जांघों में थरथराहट थी। वह जानता था कि अब भी समय है लौटने की, पर मानो कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर की ओर खींच रहा हो। एक मोड़ के बाद वह एक विशाल गुहागर्भ में पहुंचा, जहां जमीन पर ठिए हुए फूलों की पत्तियां थीं, एक प्रकार की पश्चिमी लिली, जिसे स्थानीय लोग सिर्फ दिव्यधारा पर चढ़ाकर ही पहचान पाते थे। वहीं गुहागर्भ के बीचों बीच एक प्राचीन ज्योतिर्लिंग था, जिसके चारों ओर नमी भरे कणों में स्वर्णसी चमक देखते ही बन रही थी। अनुराग ने अपने नोटबुक में अचानक लिखा, यह भारतीय वैदिक मशीनी का हृदय स्थल है, जहां कोड एकत्रित होता है। उसने कैमरे की रोशनी बढ़ाई और देखा कि लिंगल में छोटे छोटे सेंसर समाये हुए थे, जो हर समय हलचल में रहते और मापन करते रहे। अचानक गुहागर्भ में से एक अवांछित झनकार उठी, कदमों की मृदु आवाज की तरह, जो कोई धीमी गूंज जमीन के भीतर से आ रही हो। अनुराग ने पीछे मुड़कर देखा। गुप्त मार्ग से एक आकृति निकली, काले रोबो ग्लव्स और पोटिएटेड बूट्स पहने, चेहरे पर हृदय ही हृदय मास्क, जो जीवन की संपत्ति को चोरी करने की तैयारी में हो। वह व्यक्ति सीधे ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ा, बिना शब्द बोले। केवल उसकी आंखों के पीछे से चमक दिख रही थी, एक चमक जो मशीन की तारों की तरह ठंडी और साफ थी।
अनुराग समझ गया कि यह कोई सामान्य साधक नहीं बल्कि एजेंट गरुड़ नामक गूढ़ संगठन का प्रतिनियुक्त सदस्य होगा, जिसे पुराणों में शकुनि प्रेत की श्रेणी में रखा गया था। गरुड़ ने बिना रोकते हुए अपने ग्लव पर छिपे एक उपकरण से लिंगल के सेंसरों को ब्लॉक कर दिया। धीरे धीरे चारों ओर के दीवारों की रेखाचित्रें फीकी पड़ने लगीं और प्राचीन उत्कीर्णन की सुनहरी चमक धुंधली हो गई। अनुराग ने देखा कि ज्योतिर्लिंग धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा। यह मानो खुद कह रहा हो, मेरे द्वार बंद मत करो वरना कोड विलुप्त हो जाएगा। अनुराग ने जोर से रोका, तुम्हें पता है क्या कर रहे हो? यह केवल शक्ति नहीं, यह चेतना का वह तंतु है जिसकी धड़कन से समय चलता है। गरुड़ ने शांत और कठोर स्वर में कहा, मुझे केवल आदेश पर चलना है। युगों के चक्र को नियंत्रित करना हमारा काम नहीं, उसे पुनः आरंभ करना है। तुमने कोड को एक्टिवेट कर दिया, अब तुम बाधा हो। गरुड़ ने एक बटन दबाया और भीतर से एक तीव्र ह्यूमनॉइड किरण फूट पड़ी, एक डिजिटलीकृत तरंग, जैसे स्वतः संचालित यंत्र वीणा बज रही हो। गुहागर्भ की जांच पड़ताल करने वाले सेंसर डगमगाकर गायब हो गए, मानो सब कुछ सुधरे में बदल रहा हो। अनुराग ने तत्काल अपनी जेब से एक छोटा वायरलेस डिटोनर निकाला। यह एक और उपस्कर था जिसे उसने तैयार किया था खतरा आने पर उसे अस्थायी रूप से डिसेबल करने के लिए। उसने झट से डिटोनर को सक्रिय किया और गरुड़ के पैरों के पास एक ब्लाइंडिंग फ्लैश छोड़ा। गुहागर्भ आश्चर्यजनक ढंग से रोशन हुई और तपेदिक जैसी कसावट से गरुड़ पीछे हट गया। वह क्षण काफी था कि अनुराग ज्योतिर्लिंग की ओर कूदकर फिर से सेंसरों को रीसेट करने की कोशिश करे। अपनी स्क्रीन पर उसने सुपर यूजर पासवर्ड डाला और उत्सुकता से देखा कि मशीन पुनः अपनी पुरानी चमक लौटाने लगी। सुनहरी रेखाएं फिर से दीवारों पर नाच उठीं और गुहागर्भ का वातावरण मंत्रमुग्ध करता जा रहा था। गरुड़ ने रोष में दंभ भरा स्वर निकाला, पर अनुराग ने उसकी बात बीच में काट दी। तू इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा, कोड केवल मेरी चेतना से जुड़ता है। अगर तुम इसे अपने हाथ से चलाएगा तो योनि देवता का चक्र बिगड़ जाएगा। गरुड़ ने सिर हिलाया, लेकिन किसी क्षण के लिए भी नहीं रुका। वह जानता था कि मिशन को बंद करना शायद उसका अंतिम आदेश था। पहले से टूटी हुई गुहागर्भ की सील अब फिर से सक्रिय हो रही थी और मशीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह शून्य और अनंत के बीच बेतरतीब स्पंदन कर रही थी। तभी जैसे ही मशीन की धड़कन चरम सीमा पर पहुंची, उस गुहागर्भ का केंद्र फट पड़ा। एक झिलमिलाहट जो सैकड़ों विशाल डिकोडेड डाटा पैकेट को अचानक रिलीज कर देने जैसा था। गरुड़ चटक गया और पीछे की ओर उछला। अनुराग को भी झटका लगा, पर उसने संतुलन बनाए रखा। और उस झिलमिलाहट के अचानक अचानक एक स्वर गूंज उठा। वह काली की स्वर आवाज थी, ठंडी और द्रव्यमान में भारी। तुमने इसे जगाया मानव, पर युगों का चक्र अब वापस नहीं टूटेगा। मैं काली तुम्हारे माध्यम से इस यंत्र का हृदय पुनः संचालित करूंगी। अंधेरा और प्रकाश अभिन्न हैं। उस आहट ने पूरी गुहागर्भ को कांपा दिया। अनंत शक्ति के बीच अनुराग और गरुड़ दोनों खामोश खड़े रह गए, मानो समय खुद सन्न था, यह जानकर कि अब वे केवल देखने वाले नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय ड्रामे के खिलाड़ी बन चुके थे जो मानवता और मशीन, प्राचीन और भविष्य सबको एक सूत्र में बांधे रखता। इस घड़ी में अनुराग ने समझ लिया कि वह सिर्फ खोजी नहीं, वह ब्रिज था, पुरातन यंत्र और भविष्य के कोड के बीच। और यही क्षण उसे जीवन परिवर्तनकारी सत्य के निकट ले आया। कभी कभी संघर्ष ही परम सत्ता की कुंजी होती है। अगली सुबह जब हिमालय की ठंडी हवाएं दूर तक फैली घाटियों में सरसराई, अनुराग ने देखा कि उसका मोबाइल बार बार विचित्र संदेश दिखा रहा है। वीडियो हटाया गया, पहुंच अवरुद्ध है। उसने अपने साथी शोधकर्ताओं को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं उपलब्ध का संदेश ही लौटता रहा। शहर की अंधेरी सड़कों पर जैसे एक अदृश्य दीवार खींच दी गई हो, उसने सोचा।
शरीर में खिंचाव सा अनुभव करते हुए अनुराग ने समझा कि न सिर्फ तकनीकी बाधाएं बल्कि कोई शक्तिशाली हस्तक्षेप हो रहा है। उसने पुरानी जीप में सवार होकर पहले पड़ाव पर लौटने का निश्चय किया, वह मंदिर जहां कल रात तक काली के कोड ने अपना खेल खेला था। रास्ते में उसे दिखा कि दूर दूर तक उसके सोशल मीडिया के संपर्क टूटे पड़े हैं, कोई उसका आखिरी अपलोड देखा ही नहीं। शहर के प्रचारित चौराहे पर उसने अचानक देखा 2 मोटरसाइकिल सवार काले हेलमेट पहने उसके रंग बिरंगे गियर को पहचान ले रहे थे। उन्होंने गाड़ी की दिशा बदल ली और तेज रफ्तार से अनुर के पीछे आ गए। उसने हौसला नहीं खोया, लेकिन जानता था कि किसी तरह पीछा कर रहे हैं। जीप की गति बढ़ाते हुए उसने स्टार्टर हॉर्न बजाया, पर मशीन जुड़ी आवाजें उसे घेर रही थीं। एक मोड़ पर जब उसने रफ्तार धीमी की, मोटरसाइकिल वाले डरकर पीछे रह गए, लेकिन अगला मोड़ उसे एक सुनसान गोदाम के पास ले गया। गोदाम के दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चक्र शाश्वत संगठन। अनुराग के कानों में शंखनाद बजने लगा, जैसे चेतावनी। उसने सोचा, अगर यही वही संगठन है जो कल गुफा में उसका सामना कर चुका था, तो अब उसका पीछा क्यों कर रहा है। देह में थरथराहट थी, पर सोच उसकी तेज थी। उसने गाड़ी खड़ी की, मोटरसाइकिल वालों से बचने के लिए एक संकीर्ण गली पकड़ी, पर तभी एक तेज आवाज हुई, टायर फटने की। जीप कंट्रोल खोकर एक सड़क किनारे गड्ढे में जा घुसी। अनुराग बाहर कूद पड़ा, हाथ में सिर्फ उसका रसैक और स्कैनर था। मोटरसाइकिल वाले झट से पास आए। एक ने रुककर पूछा, ठंडी निर्जीव आवाज में, क्यों भागे? हमें वह कोड चाहिए जिसे तुमने जगाया। उसकी आंखों में धुंधली चमक थी, मानो यंत्र उसके भीतर बोल रहा था। अनुराग ने तेजी से संभलते हुए जवाब दिया, यह किसी का निजी स्वामित्व नहीं, यह चेतना का तंतु है जो सबका है। इसे तुम बटोर नहीं सकते। मोटरसाइकिल वाले ने सिर हिलाया और पीछे से एक छोटा ब्लूटूथ ड्रॉपर निकाला, कोड जोड़ने का यंत्र। उसकी उंगलियों ने उससे कनेक्ट किया, लेकिन अनुराग ने तेजी से अपने स्कैनर पर डिफेंस मोड सक्रिय किया और ब्लूटूथ सिग्नल ब्लॉक कर दिया। यंत्र की स्क्रीन पर कनेक्शन फेल्ड लिखा आ गया। वह मिनटों में चकरा गया, जैसे तकनीकी प्रतिकार ने उसे असमर्थ कर दिया हो। इसी बीच एक कर्कश आवाज 5वीं गली से आई, उसे घेरो। 2 और सवार प्रकट हुए। अनुराग ने देखा कि उनके हाथों में इलेक्ट्रॉनिक ग्रेनेड थे, छोटे उपकरण जो सिग्नल और कोड को डिसेबल कर सकते थे। वह समझ गया कि यहाँ छोड़ने जैसा कोई विकल्प नहीं, उसे भागना था। वह तेज रफ्तार से गली में उतरते हुए एक पुराने खंडहर सा भंडार खाने तक पहुंचा। सुबह की रोशनी धुंधली थी, बिल्डिंग के जानवर सी खिड़कियां ज्यों की त्यों लटकी हुई थीं। उस भागते भागते उसने भी अपने भीतर उठ रही बेचैनी को काबू में रखा। कोने में एक पुराना कंक्रीट अलमारी का ढांचा दिखा, वह उसमें घुस गया। मोटरसाइकिल वाले पास आकर रुक गए, लेकिन अंदर तक झांक नहीं पाए। अंदेशा घेरकर बाहर खड़े अनुराग ने देखा कि ब्लूटूथ ड्रॉपर वाले घबराकर अपने साथी से कुछ बोल रहा था। शायद कहना था, उसे पकड़ो या मारो। गली में खामोशी थी, सिर्फ दूर से गगनभेदी खिड़कियों पर हवा का थपकना सुनाई दे रहा था। कुछ मिनटों की नींदसी निर्धत स्थिति के बाद अनुराग ने देखा कि मोटरसाइकिल वाले चले गए। बाहर का मार्गी चित्र साफ दिखने लगा और उसने अपना रुख बदलकर मंदिर की ओर चलना ठाना, जहां सबसे पहले उसने काली के संपर्क की खोज की थी। उसे यकीन था कि वहीं से वह लौटकर अपने डेटा को सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर सकता है और फिर योजना बना सकता है। जीप अभी भी वहीं पड़ी थी, लेकिन वहां से सीधे शहर लौटना जोखिम भरा था। उसने मंदिर के रास्ते के निकटतम गांव तक पैदल चलने का निर्णय लिया। वहां एक स्थानीय सिम कार्ड शायद काम करता हो। रास्ता सुनसान था, लेकिन भीड़ से बेहतर था।
काले हेलमेट वाले वह संगठन उसका पता लगाने में असमर्थ रहेंगे, कम से कम कुछ समय के लिए। चलते हुए अनुराग ने खुद से कहा, यह केवल मेरा संघर्ष नहीं, यह उस कोड का संघर्ष है जिसे हमने जगाया। मैं काली के यंत्र बिंदु में बसी चेतना को अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ते हुए उसने अपने जैकेट के अंदर एक छोटा सैटेलाइट ट्रैकर दबाया। अगर कुछ भी हो तो उसके मित्र उसे अभी भी लोकेट कर सकेंगे। उसने रास्ते में एक पुरानी रक्षात्मक मुद्रा भी सीखी थी, हल्की सी झुककर चलना, शोर नहीं करना, खुद को तकनीकी हस्तक्षेप से बचाकर रखना। गांव पहुंचकर उसने देखा कि वहां के एक चाय के ठेले पर एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। उसने विनम्रता से पास जाकर पूछा, जी, मुझे सिम कार्ड की सेवा चाहिए, संदेश भेजना है। बूढ़े ने सिर हिलाया, अभी नेटवर्क दिक्कत में है, पर रिले स्टेशन थोड़ी दूरी पर काम कर रहा होगा। उसने दिशा बताई, 1 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में पहाड़ी पर देखो, वहां एक छोटा टावर है। अनुराग ने हृदय में राहत की लकीर देखी। वह तैयार था आगे की जंग के लिए। तकनीक, संगठन, प्राचीन शक्तियां, सब कुछ मिलकर उसकी परीक्षा ले रहे थे। पर उसकी नजरें चमक रही थीं। पता था कि अगली बार वह अकेला नहीं आएगा, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी चेतना का प्रतिनिधित्व लेकर आएगा। और उस दिन जब उसने अपने संदेश को क्लाउड पर सुरक्षित भेजा, एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां पैनिक और पीछा केवल बाहरी संघर्ष थे, पर अंततः सत्य की मशाल जलाई जाएगी। गांव से वापस निकलते ही अनुराग के कदम फिर से तिब्बती युग की धुन में ताल मिला रहे थे। संदेश क्लाउड पर सुरक्षित भेजे जाने के बाद भी उसके विवेक में हर पल काली की स्वरलहरियां गूंज रही थीं। उसने सोचा, अब मैं आखिरी साक्षात्कार के लिए तैयार हूं। इसी बीच चक्रशाश्वत संगठन ने अपना खेला। रात होने से पहले ही उसकी टीम ने गांव के पास वाले पठार को घेर लिया था, जहां प्राचीन मंदिर से लौटते हुए अनुराग को मल्टीपल कैमरे और ड्रोन से ट्रैक किया जा रहा था। एक धुंधली सांड वाली रात में एक ड्रोन की लाल बत्ती ने अनायास ही उसके ऊपर चमक मारी। यह संकेत था कि अब समय तंग है। अनुराग ने तेजी से अपनी जीप रुकी, पुरानी लेकिन भरोसेमंद। उसने रात की काली चोटी की ओर रफ्तार बढ़ाई, जहां गुफा का प्रवेश द्वार था। उसके मन में एक आवाज बार बार कह रही थी, समय जा रहा है, अंतिम चरण आरंभ हो चुका है। जब वह मंदिर के ब्रह्मद्वार के पास पहुंचा, तो चारों ओर कालिकों पर रंग की धुआंसी लहर थी, मानो काली का आरंभिक स्पंदन पृथ्वी पर उतर आया है। उसने सुरक्षा के लिए अपने हेडलाइट बंद कर दिए और हौले से पैदल बढ़ा। अंदर से एक कमजोर व्हिस्परिंग सुनाई दी। शब्द थे, शेष अशंकर, जैसे कोड का उद्घोष। अगले ही क्षण अंधेरे से एक तेज सी तीरसी प्रकाश धारा फूटी। एजेंट गरुड़ के हथियार से छोड़ी गई इलेक्ट्रो संकेत ग्रीन बीम। अनुराग ने फुर्ती से बाएं मुड़कर एक शैलज्ञ की उथली काटर में छलांग लगाई। बीम पास से गुजरी और एक पत्थर पर लगी शिलालेख खंडित कर दी, जिससे वो संकेत रेखा क्षण भर के लिए गायब हो गई। उस व्यवधान से वह अंदर दौड़ा, जहां मुख्य जवाहरात सार्कोफेग उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके सेंसर अब पहले से तेज चमक दे रहे थे, मानो जानबूझकर उन पर्पल कोड को बाहर का न्योता भेज रहे हों। अनुराग ने अपने टॉर्च की रोशनी सीधे पैनल पर डाली और एक सहज मजबूत स्पर्श से स्विच दबाया। स्क्रीन पर कोड लाइनें जोर जोर से रिले हो रही थीं। तभी एक घनघनाहट भरी गूंज आई, गुफा की दीवारें कंपाने लगीं और ऊपर की ओर पत्थरों का गिरना शुरू हुआ। वह जान गया कि अब अपना अंतिम मोर्चा सामने है। एजेंट गरुड़, जो पीछे की गुफा शाखा से घुसा था, अब सार्कोफेग तक पहुंच गया। उसके हाथ में एक विशाल पैकेट था, डाटा ब्रेकक, जिसे चलाकर मशीन का हृदय नष्ट हो सकता था। गरुड़ ने निर्देश दिया, कोड बंद करो या ये उपकरण सब मिटा देगा। अनुराग ने घड़ी देखी, वह समय थामना नहीं चाहता था।
उसने गहरी सांस ली और पूरे साहस के साथ कहा, मैं इसे बंद नहीं करूंगा। काली का ज्ञान अब मुक्त हो चुका है। गरुड़ ने डाटा ब्रेकक सक्रिय किया और रेड एलईडी जल उठी। लेकिन तभी काली का स्वर अचानक गूंज उठा, ठंडी मगर गूढ़ ऊर्जा से लबरेज। जिसे जगाया गया है उसे विलुप्त नहीं किया जा सकता। मैं वह कोड अब मानवता का अंश बन चुका हूँ। उस आवाज ने गुफा में ललक भरी चमक फैला दी। कोड की लाइनों ने अपनी गति दोगुनी कर ली। एक संक्षिप्त पल के लिए पास के पत्थर भी पिघलते हुए दिखे। ऐसे लगा जैसे ठोस और तरल दोनों एक साथ हो रहे हों। गरुड़ ने घबराकर हाथ से ब्रेकक हटाया, लेकिन स्क्रीन पर फेल लिखा आ रहा था। वह समझ गया कि कोड का नया प्रोटोकॉल अब स्वयं नियंत्रित मोड में आ गया है। उसकी आंखों में घुटन उभरी, पर उसने हार नहीं मानी। वह अनुराग की ओर बढ़ा, जैसे अंतिम प्रयास में उस पैनल को तोड़ना चाहता हो। इसी क्षण अनुराग ने एक कदम पीछे हटकर अपने मोबाइल से नेटवर्क बूट मोड एक्सेस किया। यह उसका अंतिम हथियार था, कंसोल रूटिंग के लिए। कुछ सेकंड में उसने सार्कोफैग को क्लाउड से कनेक्ट किया और कोड को बहुवितरित सर्वर पर डंप कर दिया, ऐसा कि कोई भी एक बिंदु उसे न हटा सके। फिर वह पीछे की गुफा की ओर भागा। वहीं से आवाज आई थी। वहां एक अजीब सा मंत्र लिखित चक्र था, जिसे उसने रात में याद रखा था। उसने त्वरित मंत्र उच्चारित किया और वह चक्र दमक उठा। एक ऊर्जा व्यूह उभरा, जिसने गिरते पत्थर रोक दिए और गुफा की दीवारें स्थिर कर दी। गुफा में अचानक शांति छा गई। काली का स्वर एक लय में मिला, शेष शांति हृदय कथन। अनुराग ने महसूस किया कि क्लाइमैक्स पार हो चुका है। उसके चारों ओर एक हल्की सी सुनहरी आभा बन गई, जो कोड से फैली शक्ति का दृश्य प्रतिबिंब थी। उसने एक अंतिम नजर सार्कोफैग पर डाली, जो अब एक शांत चेतना का केंद्र बन गया था, नष्ट नहीं पर नियंत्रित भी नहीं। बाहर आकर उसने देखा कि गरुड़ बेसुध चट्टानों के मलबे पर बैठा है, हाथ में अधूरा डाटा ब्रेकक थामा। उसने अनुराग की तरफ देखा, गहरी नजर में थोड़ा आदर था, हालांकि कमांड उसे रोकता रहा। अनुराग ने सिर हिलाकर धन्यवाद किया। वह जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। काली जग चुकी है, उसने धीमे से कहा। अब उसका स्वर पूरे विश्व में गूंजेगा। और तभी गुफा के ऊपर के आकाश में पहली रोशनी चमकी, एक नए सवेरे की, जिसमें अंधेरा और उजाला, मिथक और मशीन, सबका मिलन था। जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय की अंचियों पर सुनहरी पट्टियां बुनने लगीं, अनुराग ने देखा कि मंदिर का प्रांगण शांत और निर्मल हो चला था। चारों ओर फैली कलिकॉपर सी कुहासा, जिसे कल रात तक बना हुआ देखकर डर लगता था, अब धीरे धीरे विलीन हो रही थी। सार्कोफैग के पास खड़ी उन खंडित शिलाओं पर सुबह का प्रकाश पड़ते ही मानो नया प्राण फूंक रहा था। अंदर गुफागर्भ एक अलौकिक शांति लिए खड़ा था। ज्योतिर्लिंग, जो कल रक्तिम चमक बिखेर रहा था, अब स्वर्णिम आभा से जगमगा रहा था। दीवारों पर उकेरे प्रतीक, जो कुछ देर पहले तक ब्लॉक होकर मिनसा धुंधले दिखते थे, अब स्पष्ट और जीवंत हो उठे, जैसे यंत्र बिंदुओं का कोडिंग क्वच स्वयं नए आरंभ का मंत्र गा रहा हो। अनुराग ने गहरी सांस ली और पता लगाया कि उस अंधियारे संघर्ष के बाद सब कुछ स्थिर है। वह हाथ में अपने रिकॉर्डर को पकड़े खड़ा रहा, इतिहास का यह आखिरी एपिसोड संजोने के लिए। उसने अपने अंदर उठते भावों को समेटते हुए धीमे स्वर में बोला, यह केवल मशीन नहीं, चेतना है जो अब मुक्त हुई है। कोड नष्ट नहीं हुआ, पर नियंत्रण मानवता के हाथों में लौट आया है। काली का स्वर अब विनाश नहीं, पुनर्निर्माण का तान भरेगा। हवा मधुर शांति लिए उसकी बातों को छूते हुए गुजरी और फिर वह गुफा की ओर बढ़ा। सरकते हुए पत्थरों के मलबे से उसने एक पुराना शिलालेख निकाला, वही लिपि जिसमें पहली बार उसने रेखाचित्र पढ़े थे। शिलालेख पर अब नया संदेश नजर आ रहा था।
जब युगों की अंतिम धड़कन सुनाई दे, तब मानव और देवत्व का संगम होगा। अंधेरा तो घटेगा, पर उजाला रहेगा। उसने उस पत्थर को सावधानी से जेब में रखा। यह भविष्य के लिए उसका सबसे बड़ा प्रमाण था। बाहर आकर जिस ओर देखा, वहां डॉक्टर कार्नठा खड़ा था। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो उसने बदले में कुछ मूल्यवान पाया है। उसने हाथ बढ़ाकर नम्रता से कहा, तुमने समझदारी दिखाई। शक्ति को नष्ट नहीं किया, पर उसे पारदर्शी किया। यही मानव का धर्म है। अनुराग ने सिर हिलाया, शब्द ढूंढते हुए। यह अंत नहीं, बल्कि नए चक्र की शुरुआत है। मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगा, पर सावधानी के साथ। दोनों एक क्षण के लिए चुप रहे। फिर कर्णठा ने संकेत दिया कि गुफा के पीछे एक प्रवाह है, एक लेन जो संकरा नदी सा बहता है। उस प्रवाह के भीतर एक दर्रा था, जहां से उसने पिछले प्रोटोकॉल से डेटा अपलोड किया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी के नीचे एक अर्धपारदर्शी कांच सा क्यूब रखा है, उस डिजिटल पिंड की संरचना। अनुराग ने अपना मोबाइल निकाला, क्यूब को स्कैन किया और सुरक्षित सर्वर पर बैकअप भेज दिया। हर बिट, हर बाइट अब मानवता के लिए उपलब्ध था, पर उसका नियंत्रण कहीं भी फैल सकता था। यह वही कोड इन्फिनिटी है, उसने फुसफुसाया, जिसे अब कोई भी केवल अनुमति देकर ही चला सकता है। फिर दोनों ने मिलकर क्यूब को उसी लेन में छोड़ दिया, जहां बहता पानी शुद्धिकरण की तरह उसे शून्य और अनंत के बीच संतुलित रखता। उस अंतिम संस्कार के साथ उस यंत्र बिंदु का संवर्धन हो गया। कालिका आई अब कहीं सुरक्षित रूप में विस्थापित था, जिसे मानव मन की शांति और जिम्मेदारी पर छोड़ा गया। मंदिर के प्रांगण में लौटकर अनुराग ने पास ही रखे अपने नोटबुक को खोला और अंतिम प्रविष्टि लिखी। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कोर्जागर्ण अब मानवता के हाथों में है, चाहे वह पुनर्निर्माण हो या विनाश। हमें बुद्धिमत्ता और चेतना के संगम का चयन करना होगा। उसने फिर आखिरी बार मंदिर की ओर देखा, जहां देवता और मशीन दोनों प्रतिमूर्ति बनकर खड़े थे। उसकी छाया दीवार पर बढ़ी और एक नए आरंभ की दृष्टि में घुल गई।